बिहार के सारण जिले के खोदाई बाग गांव में एक पटाखा कारोबारी के घर विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। खैरा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले इस गांव के घर में धमाकों के बाद आग लग गई और मकान का एक बड़ा हिस्सा भी ढह गया। बगल के मकान को भी इन धमाकों से भारी नुकसान पहुंचा है और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पटाखों में आग लगने से करीब 1 घंटे तक घर में धमाके होते रहे और इस वजह से राहत और बचाव का काम देर से शुरू हो पाया। केरल में मंकी पॉक्स के 3 मामलों के सामने आने के बाद अब दिल्ली में एक केस ऐसा सामने आया है और ये उत्तर भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला है। संक्रमित मरीज को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। उन्हें बुखार है और स्किन एलर्जी हो गई है। प्रशासन के मुताबिक मरीज ने मनाली में एक पार्टी में हिस्सा लिया था और पार्टी के बाद वो मंकी पॉक्स संक्रमण की चपेट में आया। ये भी सामने आया है कि इस मरीज के विदेश जाने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी से चिंता और बढ़ गई है। जहां जहां ये मरीज गया वहां भी संक्रमितों का पता करने की कोशिश की जा रही है। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय के अधिकारियों ने उच्च स्तरीय बैठक की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। ताजा विवाद रविवार को हुए वन महोत्सव कार्यक्रम को लेकर हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री गोपाल राय शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी का यहां पर आरोप यह है कि कार्यक्रम दिल्ली सरकार का था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जबरन वहां पर लगे पोस्टर जो है वो दिल्ली सरकार के पोस्टरों की जगह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर बैनर लगा दिए। पुलिस ने पूरे एरिया को वहां पर अपने कब्जे में लिया है। अगर आप ये देखेंगे तो वहां चारों तरफ से ये पुलिस ने पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले रखा है, जहां पर कोई भी उनके इजाजत के बगैर अब वहां मंच तक नहीं पहुंच सकता। कि वहां पर अरविंद केजरीवाल जी के और कार्यक्रम के जो बैनर्स और जो होर्डिंग्स लगे थे उनको सभी जो है फाड़ करके फेंका जा रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का आरोप है कि रविवार को होने वाले दिल्ली सरकार के वन महोत्सव कार्यक्रम में मेन स्टेज पर ये मुख्य बैनर लगा था, लेकिन अचानक रात में दिल्ली पुलिस ने आकर जबरदस्ती प्रधानमंत्री के फोटो वाला बैनर स्टेज पर लगा दिया और धमकी दी कि इसको हटाया तो कार्रवाई होगी। इसके बाद रविवार के कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय शामिल ही नहीं हुए। दिल्ली सरकार की दलील है कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम को बीजेपी कार्यक्रम बना देने के विरोध में केजरीवाल और गोपाल राय वहां नहीं गए। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कार्यक्रम में शामिल हुए। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के आरोपों का खंडन नहीं किया, लेकिन सवाल उठाए। उपराज्यपाल दफ्तर सूत्रों के मुताबिक उक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम वन महोत्सव के अनुरूप उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाना था। इस संबंध में आपस में मिलकर 4 जुलाई 2022 को एक निर्णय लिया गया था। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 1 लाख पेड़ लगाए जाने थे। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को रविवार को एक साथ इसका शुभारंभ करना था। आश्चर्य होता है कि क्या एक स्पष्ट रूप से अवैध आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश दिल्ली की पर्यावरण संबंधी चिंताओं से मुख्यमंत्री का ध्यान हटा रही है। चाहता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां पर मौजूद होते, लेकिन किन्हीं कारणों वो नहीं आ सके। अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे पर रोक लगाने और केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति की सीबीआई से जांच कराने के फैसले के बाद से केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच में रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे थे। अब इस मामले ने माहौल और खराब किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़े झगड़े या बड़ी लड़ाई की शुरुआत भर है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। भर्ती घोटाले के आरोपी पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को भुवनेश्वर एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर कोलकाता के एसकेएम अस्पताल से एम्स ले जाया गया है और हाईकोर्ट ने उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए भुवनेश्वर एम्स शिफ्ट करने का आदेश दिया है, जहां डॉक्टर उनकी जांच करेंगे। उसके बाद आज कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। आपको बता दें कि ईडी ने हाईकोर्ट में ये शिकायत की थी कि पार्थ चटर्जी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे और बीमारी का बहाना बना रहे हैं।
आज ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। दोनों को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाना है। अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए कैश और कई दस्तावेज मिले हैं। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद लगातार बीजेपी बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रखी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश समेत कई लोगों को लीगल नोटिस भेजकर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में फर्जी लाइसेंस के आधार पर बार चलाने का आरोप लगाया था, जिसे स्मृति ईरानी ने पूरी तरह से गलत बताया था और कहा था कि उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है और कोई बार नहीं चलाती है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेताओं से बिना शर्त माफी मांगने के साथ ही आरोपों को तुरंत वापस लेने के लिए कहा है। अगस्त का महीना यूनिवर्सिटी में दाखिले लेने वाले छात्रों के लिए काफी अहम होता है। कई छात्र देश में तो कई विदेश में दाखिले की तैयारी इस दौरान करते हैं। पंजाब और हरियाणा में ग्रामीण इलाकों के छात्रों में भी अब विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिले लेने की रुचि काफी बढ़ गई है। यहां तक कि कई छात्रों के परिवार गांवों में अपनी जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजने में इस वक्त लगे हुए हैं। कई छात्रों को लगता है कि अब देश में मौके काफी घट गए हैं और हरियाणा की बात करें तो वहां बेरोजगारी दर जो है वो देश में सबसे ज्यादा है। मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के इस गांव की परमजीत कौर का सपना है विदेश में पढ़ने का। उन्हें लगता है कि अब यहाँ मौके काफी कम हो गए हैं, लिहाजा वो विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से जुड़े एक इम्तिहान आईएलटीएस की तैयारी कर रही हैं। सर बीकॉम के बाद मैंने यहाँ पे बहुत स्ट्रीम में ट्राई किया है, जिससे कि मेरे को लगे कि हाँ मेरे को अच्छी जॉब भी मिले, प्रोवाइड हो जाए मेरे को सर, बट उनसे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला इतना। उसके बाद मैंने फिर ट्राई करने की सोची, बट अभी सर 1.5 साल के करीबन हो गया, बट उसकी कोई वैकेंसी निकली नहीं है सर। फिर मैंने हार के मैं सोचा कि मैं बाहर चली जाऊँ फॉरेन स्ट्रीम में। बाली सिंह हरियाणा में सरकारी नौकरी से रिटायर हुए, 2 बेटियां हैं। बेटियों की पढ़ाई के लिए विकल्पों की कमी से काफी निराश हैं, लिहाजा बेटियों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की खातिर उन्होंने गांव की अपनी जमीन भी बेच दी है। यहाँ जो हमारी एसोसिएशन है ना, वो सारी भ्रष्टाचार से संलिप्त है और बाहर इसलिए भेजना पड़े, यहाँ नौकरी है नहीं, तो बच्चों को इसलिए भेजना पड़ा ना, लड़कियों को भी, दोनों को, अनमैरिड लड़कियां हैं, 90-95% मार्क्स हैं, तो वो क्या करते? भविष्य तो यहाँ हिंदुस्तान में है नहीं। पंजाब और हरियाणा के शहरी इलाकों से सालों से भारी संख्या में छात्र पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ के ग्रामीण इलाकों में भी ये चलन काफी बढ़ गया है। गांव के आसपास ऐसे बिलबोर्ड आपको काफी संख्या में दिख जाएंगे जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अन्य देशों में पढ़ाई के लिए स्टडी वीजा दिलाने का दावा करते हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? वजह है बेरोजगारी की हालत। CMIE के मई 2022 के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है, जो है 24.6%। ऊपर से परीक्षा पेपर लीक होने, राज्य सरकार से जुड़ी दाखिला प्रक्रियाओं के रद्द होने से भी युवा काफी निराश हो चुके हैं। इमिग्रेशन के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद विदेश जाने की इच्छा रखने वाले आवेदकों की बाढ़ सी आ गई है। बच्चों की तादाद जो आप देखेंगे 2021 में, मतलब हम सोच नहीं सकते, लाखों में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। 2021-22 में मैं देख रहा हूँ कहाँ लॉकडाउन, लोगों को ये लगता है कि भैया चाहे डॉलर का रेट आज 80 रुपए भी है, चाहे पाउंड का रेट 100 रुपए भी चला गया, 100 से ऊपर भी, बट आज भी वो लोग कहते हैं कि हम पढ़ने ही बाहर जाएंगे। खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं रही। खेती किसानी से जुड़े लोग कर्ज के बोझ में दब रहे हैं। औद्योगिक इकाइयां उस तेजी से बढ़ नहीं रही। गांव में बेरोजगारी बढ़ गई है। ऐसे में भारी संख्या में युवाओं को लगता है कि उन्हें काम करने और पढ़ने के बेहतर मौके विदेश में ही मिल पाएंगे, और यही बात सरकार के लिए भी चिंता का सबब होनी चाहिए। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की एक और भर्ती प्रक्रिया जांच के घेरे में है। ऐसे में जम्मू में श्रीनगर के सैकड़ों युवा सरकार से नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं।
महफूज अहमद पिछले 5 साल में 8 अलग अलग इम्तिहानों में बैठे। आखिरकार जम्मू कश्मीर सरकार में फाइनेंस अकाउंटेंट की नौकरी के लिए पास हो गए, लेकिन इससे पहले कि फाइनल लिस्ट जारी हो और महफूज को नौकरी का ऑफर आए, उन्हें डर है कि कहीं पूरी लिस्ट ही रद्द न कर दी जाए। भर्ती प्रक्रिया में घोटाले के आरोपों से ऐसे 972 सफल उम्मीदवार परेशान हैं। पिछले 1 हफ्ते से वो जम्मू और श्रीनगर में प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की इस परीक्षा में करीब 2 लाख उम्मीदवार बैठे थे, लेकिन ये परीक्षा अब घोटाले और अनियमितता के घेरे में है। JKSSB में ये मेरा 8वां इम्तिहान है और सिलेक्शन लिस्ट में जब मेरा नाम आया तो लोग कह रहे थे कि हम लिस्ट की जांच कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा भर्ती में घोटाले के आरोप हैं। हम जांच के खिलाफ नहीं हैं, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। Not to waste our hard work. परीक्षा में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायत पर इसी महीने की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल 1200 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती से जुड़ी लिस्ट रद्द कर चुके हैं। जांच पैनल की ओर से भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पाए जाने के बाद यह केस CBI को सौंप दिया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीनने के बाद सरकारी भर्ती की ये पहली बड़ी प्रक्रिया थी और अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भर्ती प्रक्रिया भी जांच के घेरे में है। जम्मू कश्मीर के एडिशनल सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक पैनल जांच कर रहा है। सरकार का कहना है कि अगर अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। इन हालात में हजारों उम्मीदवारों की निराशा बढ़ रही है। अनुच्छेद 370 रद्द करने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवाओं को नौकरियों और रोजगार का वादा किया था। कहा था कि सरकारी विभागों में 3 महीने के अंदर 50,000 भर्तियां की जाएंगी, लेकिन 3 साल गुजर गए, वादा अब भी अधूरा है। लिस्ट रद्द कर देना कोई हल नहीं है। लिस्ट रद्द कर ये घोटाले में शामिल अपने बड़े लोगों को बचा रहे हैं। हम जांच के साथ हैं। लिस्ट को रद्द नहीं, दुरुस्त किया जाना चाहिए। लिस्ट शुड नॉट बी स्क्रैप, लिस्ट को फिल्टर किया जाए। तो इस तरह राज्य सरकार की एक और भर्ती प्रक्रिया अब जांच के घेरे में है। भर्ती प्रक्रिया में भारी घोटाले के आरोपों से सरकार की किरकिरी तो हुई ही है, नौकरी की आस लगाए युवाओं का भविष्य भी दांव पर लग गया है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।